नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10 पर। तो ये सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की चौथी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो में बना चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 61 की। इससे पहले हम प्रश्न नंबर 60 तक पढ़ चुके थे। एक बार 60वां प्रश्न वापस पुनः देख लेते हैं। तो 60वां प्रश्न है, चरक किसके राज्यवैद्य थे? तो चरक राज्यवैद्य थे कनिष्क के, ठीक है, कनिष्क के। और कनिष्क के ही दरबार में नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र भी रहते थे, ठीक है। अब ये प्रश्न जो है घुमा फिरा के पूछ लेता है कि नागार्जुन किसके दरबार से संबंधित थे या किसके शासनकाल से संबंधित थे, या अश्वघोष जो है किसके दरबार से या किसके शासनकाल से संबंधित थे, या वसुमित्र या चरक की ही पूछ लेता है एग्जाम में। तो अब इसको याद कैसे कर पाएंगे? तो देखें, इसके लिए आप इसको एक ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। आप कैसे ट्रिक बनाएंगे इसकी, ध्यान दें, ट्रिक में बता रहा हूं। आप इसको याद कर लें, नाच अब। नाच अब, नाच अब का मतलब क्या है? ना से नागार्जुन, च से चरक, अ से अश्वघोष और व से वसुमित्र। नाच अब का मतलब हो गया नागार्जुन, चरक, अश्वघोष और वसुमित्र। ये किससे थे? कनिष्क से। तो कनिष्क कहता है नाच अब। याद कर लें इसको, कनिष्क ने कहा नाच अब, कनिष्क ने कहा नाच अब। तो ऐसे करके याद कर लेंगे तो आपको ये चारों याद हो जाएंगे कि कनिष्क के शासनकाल से कौन संबंधित है? नाच अब संबंधित है। नाच अब तो नागार्जुन, चरक, अश्वघोष और वसुमित्र, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है हमारा 61वां, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। इसको आप याद कर लेंगे, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ध्यान रखें इस बात को। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन है? शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन है? तो हम बात करें शिल्पाधिकारम जो रचना है वो इलांगो की है। वो किनकी है? इलांगो की, ठीक है। यानी कि पहला विकल्प इसका सही है। ये है क्या? ये एक तमिल काव्य है, ठीक है। ये एक तमिल काव्य है। कौन? शिल्पाधिकारम, ठीक है। किसने लिखा है? इलांगो ने। इलांगो ने लिखा है। और ये किसके बारे में है? ये कावेरी पट्टन के, ये कावेरी पट्टन के कोवलन, ये कावेरी पट्टन के कोवलन, ठीक है। कावेरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी थी कड़ंगी, ठीक है, कड़ंगी। उसकी पत्नी थी कड़ंगी और एक नर्तकी थी, नर्तकी माधवी। तो ये कोवलन और माधवी के प्रेम की कहानी है और इसमें कड़ंगी के बारे में भी है जो इसकी कोवलन की पत्नी थी। तो शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन है? इलांगो। ये किसके बारे में रचना है? कोवलन और माधवी, कोवलन और माधवी की प्रेम कथा है। कोवलन एक कावेरीपट्टम के रहने वाले थे और इनकी पत्नी थी कड़ंगी, और ये माधवी कौन थी? नर्तकी थी, एक नर्तकी, ठीक है। राज दरबार में पहले नर्तकी वगैरह रहती थी, कवि रहते थे। तो ये कोवलन और माधवी की प्रेम कहानी है। इसमें किसने लिखी है? इसे इलांगो ने लिखा है, ठीक है। चलिए अब आ गए अगला प्रश्न 63वां, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मैं थोड़ा सा आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको बता देता हूं। तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। तो गुप्त साम्राज्य की मैं बताऊं, गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त थे, ध्यान रखिएगा। गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे, ये याद कर लें। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त। संस्थापक भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। और गुप्त वंश के जो सबसे पहले महान सम्राट थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त वंश के जो सबसे पहले महान सम्राट हुए वो चंद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने ही गुप्त संवत की शुरुआत की। किन्होंने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्या चलाया? गुप्त संवत। गुप्त संवत की जो शुरुआत करी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने करी। गुप्त संवत किसने चलाई? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ध्यान रखिएगा इस बात को, एग्जाम में पूछ लेता है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, तो आप आंसर देंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने की। किसकी? गुप्त संवत की शुरुआत, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। और इसके महान सम्राट कौन हुए? चंद्रगुप्त प्रथम। और इन्होंने ही गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत की शुरुआत किन्होंने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अच्छा, इसके बाद इनके उत्तराधिकारी हुए चंद्रगुप्त प्रथम के समुद्रगुप्त। कौन हुए? समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी हुए। इन समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन, ठीक है। किनको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन प्रश्न आता है।
कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो आंसर देंगे आप समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को। ध्यान रखिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। ये कौन है, नेपोलियन, किसके, भारत के नेपोलियन। ठीक है, भारत के नेपोलियन है समुद्रगुप्त। श्रीगुप्त कौन थे, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक। चंद्रगुप्त कौन थे, इसके प्रथम महान सम्राट थे जिन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की, गुप्त संवत की शुरुआत की। इसके बाद उत्तराधिकारी कौन हुए, समुद्रगुप्त। इन्हें ही क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अच्छा, एक बात और, इन समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो था हरिसेन। कौन था, हरिसेन। हरिसेन इनका दरबारी कवि था, किनका, समुद्रगुप्त का। और इसी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति, इसकी रचना की। किसने, हरिसेन ने। किनका दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी, हरिसेन ने। प्रशस्ति क्या होती है, प्रशंसा में। ये प्रयाग प्रशस्ति में इसने समुद्रगुप्त के प्रशंसा के बारे में, इनके साम्राज्य की महानता के बारे में, इनकी महानता के बारे में बताया है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिसेन ने। जो पहले राजे महाराजे हुए करते थे, अपनी प्रशंसा के लिए अपने दरबार में कवि लेखक रखा करते थे, तो ऐसे ही इनके दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहते थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। ठीक है, इसे हम इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसके बाद कौन हुआ, इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए पहले प्रश्न कर लेते हैं हम, आगे फिर मैं बात करूंगा। तो अब 63वां प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, अभी मैंने बताया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। श्रीगुप्त कौन है, इस वंश के संस्थापक। ठीक है, इस वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम कौन है, महान सम्राट और गुप्त वंश को, गुप्त संवत को चलाने वाले। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, गुप्त संवत चलाया, गुप्त संवत। समुद्रगुप्त कौन थे, भारत के नेपोलियन। ठीक है, हरिसेन इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय, ये राजगद्दी पर बैठे, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्हीं के शासन काल में चीनी यात्री फाइयान भारत आया। कौन आया, फाइयान। किनके शासन काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। बात समझ में आ गई, इनके शासन काल में फाइयान भारत आया। चलिए अब आगे हम बात करेंगे, पहले प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। मैंने अभी क्या बताया था, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। श्रीगुप्त कौन थे, संस्थापक थे। ठीक है, श्रीगुप्त कौन थे, इस वंश के संस्थापक थे। समुद्रगुप्त कौन थे, भारत के नेपोलियन इनको कहा जाता है। हरिसेन इनका दरबारी कवि था। कौन था, हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। अब देखो अगला प्रश्न भी है, हरिसेन किसका दरबारी कवि था। हरिसेन दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। किसका, समुद्रगुप्त का। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब हम बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में निम्न में से कौन था। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में पूछ रहा है ये, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बात करूं, कालिदास भी थे, धन्वंतरी भी थे, वराहमिहिर भी थे, ये तीनों थे। ठीक है, कौन कौन, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर। इसके अलावा आर्यभट्ट और विष्णु शर्मा भी इन्हीं के दरबार से संबंधित हैं। आर्यभट्ट और विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट और विष्णु शर्मा, ये भी इन्हीं के दरबार से संबंधित हैं। किनके, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। विष्णु शर्मा जो पंचतंत्र आपने सुना होगा, पंचतंत्र की कहानियां, उसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा भी इन्हीं के दरबार से संबंधित थे, विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा भी इन्हीं के दरबार से संबंधित थे। तो कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरी और वराहमिहिर, ये 5 लोग हो गए। कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, वराहमिहिर और विष्णु शर्मा। अब इसको याद कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए एक आप ट्रिक बना सकते हैं। याद करने के लिए क्या बना सकते हैं, आप बना लीजिए अवध कवि। अवध कवि, अवध कवि कैसे बनाएंगे, अवध कवि, चंद्रगुप्त द्वितीय,
अवध के कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय अवध के कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय अवध के कवि थे। अब कैसे अवध के कवि थे? अ से आर्यभट्ट, व से बरामी, ध से धन्वंतरी, क से कालिदास, वी से विष्णु शर्मा। अ से आर्यभट्ट, व से बरामी, ध से धन्वंतरी, क से कालिदास, वी से बरामी। ठीक है, वी से विष्णु शर्मा। अ से आर्यभट्ट, व से बराहमिरी, धन्वंतरी, कालिदास और विष्णु शर्मा। ऐसे करके याद कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारा है। याद कैसे करें? थोड़ा थोड़ा ट्रिक बनाते चलेंगे तो हमें आसानी से ये समझ में आने चलेगी। तो चंद्रगुप्त अवध के कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय अवध के कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय अवध के कवि थे। अवध के कवि यानी कि अ से आर्यभट्ट, व से बराहमिरी, ध से धन्वंतरी, का से कालिदास, वी से विष्णु शर्मा थे। अब आगे चलिए बात करते हैं 68वें प्रश्न की। 68वां प्रश्न क्या है? 68वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्व। तो इसमें बहुत सारे विकल्प हैं। स्कंदगुप्त भी हैं, कुमारगुप्त भी हैं, समुद्रगुप्त भी हैं, श्रीगुप्त भी हैं। तो श्रीगुप्त को तो आप जानते हैं कौन है, गुप्त वंश के संस्थापक। समुद्रगुप्त कौन है? भारत के नेपोलियन। और हर्षेन इनका दरबारी कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। ये बात ये समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो उत्तराधिकारी बने वो बने कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उत्तराधिकारी कौन बने? कुमारगुप्त। ठीक है, और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? किसने करी? कुमारगुप्त ने की। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। ये बात ध्यान रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। इसके बाद जो उत्तराधिकारी हुए कुमारगुप्त के बाद वो हुए थे स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद कौन हुए? स्कंदगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त के बाद उत्तराधिकारी हुए स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के बारे में और बातें बताऊं मैं। स्कंदगुप्त, इन स्कंदगुप्त ने क्या किया? इन्होंने जो गिरनार पर्वत है उस पर सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील, उसका पुनरुद्धार इन्होंने ही कराया। सुदर्शन झील का पुनरुद्धारक कौन था? सुदर्शन झील, इसका उद्धारक कौन था? स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त, इन्होंने सुदर्शन झील का, गिरनार पर्वत पर जो इस सुदर्शन झील है उसका उद्धारक थे। और इन्हीं के शासनकाल में हूणों का आक्रमण, इन्हीं के शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। तो हूणों का सामना भी सर्वप्रथम इन्होंने किया। गुप्त वंश में हूणों का जो आक्रमण है सबसे पहले किसने सामना किया? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, ये हो गई इनके बात की। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का उद्धारक कौन था? तो सुदर्शन झील का उद्धारक कौन था? स्कंदगुप्त। और कुमारगुप्त कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। और चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय मैंने आपको बताया था, इनके शासनकाल में चीनी यात्री फायान आया था। और क्या हुआ था? इनके दरबार में 5 लोग रहते थे। कौन कौन रहते थे? अवध कवि आर्यभट्ट, बरामी, धन्वंतरी, कालिदास और विष्णु शर्मा। याद कैसे करेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय अवध के कवि हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय अवध के कवि हैं। अगर आपने ट्रिक याद कर ली तो ये चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, 70वां प्रश्न क्या है? 70वां प्रश्न है, हूणों के आक्रमण किसके शासनकाल में प्रारंभ हुए? हूणों के जो आक्रमण है किसके शासनकाल में प्रारंभ हुए थे? तो अभी क्या बताया था, किसके शासनकाल में हुए थे? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे? याद करिए, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रथम महान शासक। इन्होंने क्या किया? गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत किन्होंने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त कौन है? भारत के नेपोलियन। और इनके दरबारी कवि थे कौन थे? हरिसेन। ठीक है, इन्होंने किसकी रचना की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की हरिसेन ने। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। श्रीगुप्त कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक। स्कंदगुप्त कौन थे? स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का, जो सुदर्शन झील थी गिरनार पर्वत, उसका उद्धार कराया। और हूणों का आक्रमण जो हुआ था प्रारंभ, वो भी इनके शासनकाल में ही हुआ था। अब अगला प्रश्न, सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख से मिलता है? ये प्रश्न मैं आपको पहले करा चुका हूं। ये था भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख। इसका आंसर क्या था? भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख जो है उससे हमें सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में हमें सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। अब चलिए आगे के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्यभूत या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूत या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूत या वर्धन वंश के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो पुष्यभूत या वर्धन वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यभूत थे। कौन थे? पुष्यभूत थे। ठीक है, पुष्यभूत वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूत। पुष्यभूत कह दो या वर्धन वंश कह दो। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूत। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो प्रभावी, जो इसके जो सबसे पहले प्रभावी शासक हुए वो प्रभाकर वर्धन हुए। कौन हुए? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर
वर्धन, प्रभाकर वर्धन, ठीक है, प्रभाकर वर्धन हुए इस वंश के। इनके दो पुत्र थे, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। ध्यान रखिएगा, पुष्यभूति या वर्धन वंश के संस्थापक तो पुष्यभूति थे, और इसके जो प्रभावी शासक हुए सबसे पहले वो हुए प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। और इनके दो पुत्र थे, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, और एक इनकी पुत्री थी राज्यश्री। कौन थी? राज्यश्री। फिर सुनिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि पुष्यभूति या वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। इसके जो पहले प्रभावी शासक थे वो थे प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, ठीक है, प्रभाकर वर्धन थे। इनके दो पुत्र हुए, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। एक पुत्री थी राज्यश्री। इन्होंने राज्यश्री का जो विवाह है, राज्यश्री का विवाह मोखरी के जो राजा थे, मोखरी राजा, यानी कि कन्नौज के राजा थे, कन्नौज के राजा थे। कौन थे? ग्रहवर्मा। कन्नौज के राजा थे ग्रहवर्मा, ग्रहवर्मा। इनके साथ इनका विवाह कर दिया ग्रहवर्मा का। किनका? राजश्री का। ठीक है, राजश्री का विवाह किसके साथ कर दिया? ग्रहवर्मा के साथ। ये कहाँ के शासक थे? ग्रहवर्मा कन्नौज के थे, और मोखरी वंश से संबंधित थे। किससे? मोखरी वंश से। ठीक है, मोखरी वंश से संबंधित थे। ग्रहवर्मा के साथ इनका विवाह कर दिया। लेकिन जो मालवा का शासक था देवगुप्त, उसने, मालवा का शासक था देवगुप्त। कौन था? देवगुप्त। ध्यान रखिएगा, देवगुप्त, ये मालवा का शासक था। इसने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ग्रहवर्मा की क्या कर दी? हत्या कर दी ग्रहवर्मा की। किसने? देवगुप्त ने। और राज्यश्री को इसने बंदी बना लिया, राज्यश्री को बंदी बना लिया। जैसे ही ये सूचना राज्यवर्धन को पता चली, उस समय राज्यवर्धन राजा थे, उनको जैसे ही सूचना पड़ी, वो सेना के साथ निकल पड़े, और वहां जाकर इन्होंने देवगुप्त को मार दिया। देवगुप्त को, किसको? राज्यवर्धन को मार दिया। ठीक है, लेकिन इस देवगुप्त का एक मित्र हुआ करता था। देवगुप्त का एक मित्र होता था, वो गौड़ शासक था शशांक। इस देवगुप्त का एक दोस्त था, मित्र था शशांक, शशांक। ठीक है, देवगुप्त का कौन था? मित्र था शशांक। इसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी, इसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। जब हर्षवर्धन को यह बात पता चली, तो वो अपनी सेना के साथ आए, और इन्होंने शशांक की हत्या कर दी, और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझ में नहीं आया हो तो समझ लें। प्रभाकर वर्धन इसके कौन थे? प्रथम प्रभावी शासक के। इनके दो पुत्र थे, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन। पुत्री थी राजश्री। इसका इन्होंने विवाह कर दिया ग्रहवर्मा के साथ, और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ग्रहवर्मा की हत्या किसने कर दी? मालवा के शासक देवगुप्त ने। किसने? देवगुप्त ने इसकी हत्या कर दी, देवगुप्त ने। और देवगुप्त की हत्या कर दी किसने? राज्यवर्धन ने। फिर राज्यवर्धन को किसने मार दिया? राज्यवर्धन को मार दिया देवगुप्त के मित्र शशांक ने, शशांक ने। और फिर शशांक को किसने पराजित किया? हर्षवर्धन ने, और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, चलिए अब आगे के बारे में बात करते हैं। तो आगे हेनसांग किनके शासनकाल में आया? तो हेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। ठीक है, किनके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। अब अगला प्रश्न, अच्छा हर्षवर्धन के बारे में थोड़ी सी बातें और बताऊं। आगे चलकर इनका युद्ध चालुक्य शासक थे आपका पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड या द्वितीय। इनके साथ इनका युद्ध हुआ नर्मदा नदी के तट पर। वहां इनको पराजय झेलनी पड़ी। युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि उत्तर में तो हर्षवर्धन की उस समय सत्ता थी, और दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय का बोलबाला था। तो ये दोनों नर्मदा नदी के तट पर जब आमने सामने हुए, तो उस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, हर्षवर्धन को पराजय का सामना करना पड़ा। तो अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन द्वितीय ने। ये कौन थे? चालुक्य शासक थे, वातापी के चालुक्य थे। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे।
बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ध्यान रखेंगे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने 2 रचनाएं करी, एक तो हर्षचरित की, हर्षचरित इन्हीं की रचना है, ठीक है। हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी किन्होंने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षचरित और कादम्बरी लिखी बाणभट्ट ने, ध्यान रखिएगा। हर्षचरित लिखी एक तो बाणभट्ट ने और कादम्बरी ने लिखी। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ये प्रश्न कई बार आया एग्जाम में। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। अच्छा, हम बात करें अब हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन ने भी कुछ रचनाएं लिखी। कौन कौन सी लिखी? इन्होंने लिखी प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन ने लिखी थी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, 3 रचनाएं लिखी। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इन्होंने 3 रचनाएं लिखी। किन्ने? हर्षवर्धन ने। लेकिन ऐसा कहा जाता है इन्होंने ये रचनाएं किसी दूसरे कवि से लिखवाई और उसे पुरस्कार देकर अपने नाम से लिखवा लिया, ठीक है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि कादम्बरी के लेखक कौन थे। मैंने अभी क्या बताया था, कादम्बरी के लेखक कौन थे? कादम्बरी के लेखक मैंने अभी बताया था कि हर्षचरित और कादम्बरी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्षचरित और कादम्बरी 2 लिखी थी बाणभट्ट ने। एक तो हर्षचरित लिखी थी और एक क्या लिखी थी? कादम्बरी लिखी थी। हर्षवर्धन ने 3 लिखी थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका और एक रत्नावली और एक नागानंद, ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, ठीक है। और कादम्बरी और हर्षचरित बाणभट्ट की रचनाएं। तो रत्नावली किसने लिखी? हर्षवर्धन ने लिखी। रत्नावली किसने लिखी? हर्षवर्धन ने लिखी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का, तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। और जो नरसिंह वर्मन प्रथम था, नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को हराया। किसको? चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को इसी ने हराया था। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को इसी ने हराया था, ध्यान रखिएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को हराया था। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। चलिए अब आगे प्रश्न, हम इसके विकल्प देखते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु, ठीक है। अच्छा, अब अगला देखिए। पल्लव वंश का वह शासक जिसने वातापिकोंड की उपाधि धारण की। पल्लव वंश का वह शासक जिसने वातापिकोंड की उपाधि धारण की। तो पल्लव वंश का वह शासक जिसने वातापिकोंड की उपाधि, वो थे नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने ही, मैंने बताया था, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को हराया और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापिकोंड की उपाधि धारण की। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कब? चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को हराने के बाद, ठीक है। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को हराने के बाद वातापिकोंड की उपाधि धारण की। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये कह रहा है कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसका? कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। तो इस वीडियो में अभी तक हम 80 प्रश्न कर चुके हैं। अगर ये आपको सीरीज पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।